जी स्टूडेंट्स, लेक्चर के इस हिस्से में हम पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और फिर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहले पास्ट पेपर का क्वेश्चन, ये हमारी बुक में क्वेश्चन 48 है। कह रहा फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फैसल लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। ए लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन उसने दी है। और लिस्टेड कंपनी के केस में याद रखिएगा, मुझे वैसे प्रोविजन याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि लिस्टेड कंपनी के लिए एक तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड अपॉइंट करना लाजमी होता है, प्लस उसके लिए इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना लाजमी होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे उसने हमें कंपोजिशन दी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं और उसके बाद एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं। उम्मीद है इनका फर्क आपको पता होगा, हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते और ओनरशिप में भी इनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उनका कोई दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं होता, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, इनकी एसोसिएटेड कंपनी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो कह रहा है अंडर द कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज विच ऑफ द अबव डायरेक्टर आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इनमें से कौन से डायरेक्टर हैं जो कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। पहली चीज उसने एलिजिबिलिटी पूछी इनमें से, फिर उसके बाद स्टेट द टाइम फ्रेम। दूसरी चीज उसने पूछी टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, के कितने अरसे में अपॉइंटमेंट की जाएगी चेयरमैन की। तीसरी चीज उसने पूछी ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस, उसकी ऑफिस की ड्यूरेशन क्या होगी। और चौथी चीज पूछी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, रेलिवेंट लीगल रिक्वायरमेंट के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा अमंग नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अगर आपने उस प्रोविजन को पढ़ा है तो उसमें क्लियरली स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब है चेयरमैन सलमान, आरिफ या अशरफ में से कोई एक अपॉइंट किया जाएगा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर में से। वैसे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कैप ने अपने सोल्यूशन में कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ही की आगे एक टाइप होती है। तो बेसिकली नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी चूंकि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की एक टाइप है, तो इसमें से भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन बहरहाल याद रखिए लीगल रिक्वायरमेंट का असूल होता है हमने एज इट इज अप्लाई करनी होती है। तो वहां पे लिखा हुआ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में, और यहाँ पे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की उसने सेपरेट लिस्ट दी है। तो हम इसमें से नॉमिनेशन देंगे कि इनमें से चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अपॉइंट हो सकता है। फिर उसने टाइम फ्रेम पूछा है। चेयरमैन का टाइम फ्रेम क्या है, वही टाइम फ्रेम है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टाइम फ्रेम, जो इसकी अपॉइंटमेंट का टाइम फ्रेम है वो है 14 डेज। वही टाइम फ्रेम जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइम फ्रेम है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपॉइंट होते हैं एजीएम में, तो विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंट करना है और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को भी अपॉइंट करना है। उसका टाइम फ्रेम होगा 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस, इसकी ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस वही होगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस होते हैं, यानी 3 इयर्स। और यहां पे मैं आपको फर्क बताता चलूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस तो सेम है 3 इयर्स, अनलेस के वो अर्लियर रिजाइन कर दें, डिस्क्वालीफाई हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में ड्यूरेशन शॉर्टर भी हो सकती है, 3 इयर्स और शॉर्टर पीरियड इफ सो फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स और बाय मेंबर्स। तो ये फर्क रखिएगा ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस का। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उसने पूछा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी वही होगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमिन करेंगे। हालांकि ये वैसे उनका कहने को चेयरमैन है, लेकिन ये इसके काम क्या होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करेगा, ये इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बताएंगे। प्लस इसकी जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे एक रिव्यू रिपोर्ट बनाता है, ये जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 48। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वाला एमसीक्यूज, नेम एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय। नेम और नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर कौन डिसाइड करेगा, हमने स्टडी किया हुआ है, कौन डिसाइड करेगा, सब्सक्राइबर्स। और वो जो इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल, उनके साथ नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर भी सबमिट करवाते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेशन पे ऑटोमेटिकली डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या मेंबर्स नहीं, प्रोमोटर्स भी नहीं। जाहिर है उस वक्त तो जब ये डिसाइड किया जाता है उस वक्त तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई,
तो इसलिए मेंबर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रमोटर्स भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मेमोरेंडम और आर्टिकल जिन लोगों ने साइन किया होता है यानी सब्सक्राइबर्स, वो ही फर्स्ट डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यहां पे सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड करते हैं नेम एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। Second, subsequent chief executive of a company is required to be appointed by directors within. Subsequent chief executive directors appoint करेंगे, कब appoint करेंगे? Within 14 days of the election of director। ये तो हमें पता ही है। चीफ एग्जेक्टिव का भी यही है टाइम फ्रेम अपॉइंटमेंट का, और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का भी यही टाइम फ्रेम है कि विद इन 14 डेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज ओनली टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन ए लिस्टेड कंपनी। जरा नोट कीजिए, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई होता है। माइनर, अच्छा माइनर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, लेकिन ये हर तरह की कंपनी के लिए इनएलिजिबल है, जबकि क्वेश्चन में उसने कहा मुझे वो बताओ जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए इनएलिजिबल है। तो आगे चलने से पहले मैं खुद रिकॉल कर लूं कि लिस्टेड कंपनी के केस में कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन थी एडिशनल जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में। एक थी डिफॉल्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक थी ब्रोकर। ये दो इनएलिजिबल थे। तो यहां पे माइनर सबके लिए इनएलिजिबल है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हर कंपनी के लिए इनएलिजिबल है। हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ये भी हर कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। डी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में था। तो ये डी वाली डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, बाकी के जितने भी केसेस हैं वो एवरी कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। ये ना समझेगा कि बाकी के पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो भी हैं डिस्क्वालिफाइड, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है मुझे लिस्टेड कंपनी का स्पेसिफिकली बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, तो वो डी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और यहां पे मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, एमसीक्यू तो सॉल्व हो गया, लेकिन कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूं, आप नोट कर लीजिए इस कंसेप्ट को। हमने ये जो चैप्टर 13 मैनेजमेंट पढ़ा, इसमें कुछ जगहों पे कुछ प्रोविजंस में रिलेटिव्स भी कवर होते हैं, और रिलेटिव्स का हमने ध्यान रखना होता है कि कहां पे स्पाउस कवर हुआ, कहां पे माइनर चाइल्ड भी कवर हुआ, और कहां पे दूसरे रिलेटिव्स भी कवर हुए। तो मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊं, ये मैंने भी नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर लीजिए कि जो ब्रोकर वाली प्रोविजन है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन में लिस्टेड कंपनी के केस में ब्रोकर अगर होगा, कोई भी बंदा ब्रोकरेज बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी ब्रोकरेज बिजनेस का ऑफिसर है, डायरेक्टर है, तो वो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसमें ब्रोकर यानी वो पर्सन तो डिस्क्वालिफाइड होता है, अगर उसकी स्पाउस भी इन्वॉल्व हो ब्रोकरेज बिजनेस में तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। यानी ब्रोकरेज वाले केस में जो रिलेशनशिप इन्वॉल्व है वो है स्पाउस का और कोई नहीं, माइनर चाइल्ड का या पेरेंट्स वाला का रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं। फिर इसके बाद दूसरी प्रोविजन है कंपेनिंग बिजनेस वाली, कि सीईओ कंपेटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें सीईओ के साथ जो रिलेशनशिप कवर किए गए हैं, यानी जो रिलेशनशिप प्लस सीईओ प्लस दूसरे रिलेशनशिप जो कि कंपेटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकते, वो स्पाउस भी है और स्पाउस के साथ साथ माइनर चाइल्ड भी है। माइनर चाइल्ड ध्यान में रखिएगा, मेजर चाइल्ड की बात नहीं करा। स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी कंपेटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। ब्रोकरेज वाले केस में सिर्फ स्पाउस के लिए प्रोविजन थी कि स्पाउस ब्रोकरेज बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, पर्सन भी प्लस स्पाउस भी। और ये जो कंपेटिंग बिजनेस सीईओ वाला केस है, इसमें वो खुद प्लस स्पाउस प्लस माइनर चाइल्ड भी शामिल है कि वो भी कंपेटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। और एक तीसरी प्रोविजन है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाली। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में अगर अपना इंटरेस्ट हो वो भी डिस्क्लोज करना है। इस प्रोविजन में वो बंदा खुद तो कवर होता ही होता है, उसके साथ साथ स्पाउस भी कवर होती है, चाइल्ड भी कवर होता है, कोई सा भी हो, माइनर हो मेजर हो, चाहे वो स्टेप चाइल्ड क्यों ना हो, वो भी कवर होता है, प्लस पेरेंट्स भी कवर होते हैं। यानी पेरेंट्स का भी अगर इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करना होता है किसी ट्रांजैक्शन में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्रोकरेज वाले बिजनेस में रिलेशनशिप में सिर्फ स्पाउस कवर हो रही है, कंपेटिंग बिजनेस वाले केस में स्पाउस के साथ माइनर चाइल्ड कवर हो रहा है, और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाले केस में स्पाउस के साथ माइनर चाइल्ड प्लस अदर चाइल्ड प्लस पेरेंट्स भी कवर हो रहे हैं। ये फर्क ध्यान में रखिएगा, ये केस स्टडीज में ये टिप आपके काम आएगी। Next question 4, a director shall be treated to have vacated the office of directors if he absent himself from। आगे चलने से पहले मैं अपने जहन में देखिए, अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो ऑप्शन पढ़ने से पहले अपने जहन में करेक्ट आंसर ले आए।
तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वेकेट होगा जब वो डायरेक्टर एब्सेंट होता है 3 कंसेक्टिव मीटिंग से, 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग से, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई समझेंगे, वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। तो यहां पे कौन सी ऑप्शन है, क्या है मीटिंग हेल्ड इन लास्ट 3 मंथ्स, नहीं, लास्ट 3 मंथ्स में अगर एक मीटिंग हुई है और उसके एब्सेंट है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मीटिंग हेल्ड इन लास्ट 120 डेज, नहीं। फिर इसके बाद 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ जी, इसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डी 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स, इस केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे ध्यान में आ गई। देखिए एमसीक्यूज का या ये जो डिस्कशन होती है इनका फायदा ये होता है कि इसमें हम इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन कर रहे होते हैं। बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एमसीक्यूज के किसी ना किसी अल्फाज जैसे में आ जाते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है और हमें जो है हमारा जो थिंकिंग पावर है वो भी स्ट्रांग होती है। तो यहां पे मुझे याद आ गया कि मेंबर्स मीटिंग्स 2 तरह की मैंने आपको बताई है, एक जनरल मीटिंग जो मेंबर्स की होती है, एक बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर्स की होती है। याद रखिए जो मेंबर्स हैं वो जनरल मीटिंग को अटेंड करने का उनका राइट है, बोर्ड मीटिंग में वो नहीं आ सकते अनलेस के वो खुद डायरेक्टर भी हो। अगर वो डायरेक्टर भी है तो एज ए डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आ सकते हैं, वरना नहीं। जो जनरल रूल है, अगर हम मेंबर्स और डायरेक्टर्स को सेपरेट रखें, मेंबर्स जनरल मीटिंग में आ सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में नहीं आ सकते, लेकिन डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में भी आ सकते हैं और जनरल मीटिंग में भी आ सकते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे जब जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है ना तो मेंबर्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी जाता है, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है वो सिर्फ डायरेक्टर को जाता है, वो मेंबर्स को नहीं जाता। तो डायरेक्टर की लिस्ट में जो जो शामिल होगा उसको नोटिस जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी सी। अगर कोई डायरेक्टर जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर, किसी भी जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं करता, नो प्रॉब्लम, वो उसका राइट है, लाजिम नहीं है उसके ऊपर कि डायरेक्टर जनरल मीटिंग को भी अटेंड करे। हाँ, डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, ये उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई 4 की सी। नेक्स्ट 5th पे चलते हैं। 5th में क्या कह रहा है, ए कंपनी इज नॉट लाइड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, एक कंपनी को इजाजत नहीं है कि वो कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, किसमें, टू एनी सोशल पर्पस, नहीं सोशल पर्पस में कंट्रीब्यूट कर सकती है ना, हमने एक पूरी स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी पढ़ी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो सोशल पर्पस में ही कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं, कंपनी सोशल पर्पस में कंट्रीब्यूट कर सकती है, हमने वो पर्पस ढूंढना है जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। टू एनी डिविडेंड पेमेंट, नहीं भाईजान, ये तो डिविडेंड की पेमेंट तो हर एक कंपनी के बनने का बुनियादी मकसद ये होता है कि भाई प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी, उसे हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे, गुजारा करेंगे, तो ये भी कर सकती है डिविडेंड। टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ये काम नहीं कर सकती, कंपनी के लिए सियासत में पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना मना है, पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। क्या ज़कात पेमेंट कर सकती है, बिल्कुल ज़कात पेमेंट कर सकती है वो। इसमें एक तो जब हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है ना कोई भी कंपनी, तो उसमें आप टैक्स में पढ़ेंगे, टैक्स भी डिडक्ट होता है डिविडेंड के ऊपर और ज़कात भी डिडक्ट होती है। और इसी तरह जो बैंक्स होते हैं, बैंक भी पाकिस्तान में कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो बैंक भी यकम रमजानुल मुबारक को जो सेविंग अकाउंट्स होता है जिन शेयर होल्डर्स का, उनके ज़कात डिडक्ट करके उनकी पेमेंट करते हैं। तो ज़कात पेमेंट भी अलाउड है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करना अलाउड नहीं है। तो 5th में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुई वो हुई सी। नेक्स्ट 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अच्छा नोट कर लीजिए, मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम नहीं पूछ रहा। और नंबर किसके पूछ रहा है, डायरेक्टर्स के पूछ रहा है, मेंबर्स के नहीं पूछ रहा। और फिर किस कंपनी में पूछ रहा है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में नहीं पूछ रहा। फिक्स्ड बाय कंपनीज एक्ट इज कितने हैं, मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर्स, तो मैं याद कर लूं, डायरेक्टर्स के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो तो कंपनीज एक्ट ने फिक्स ही नहीं किए हुए। मेंबर्स के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हैं कुछ केसेस में, डायरेक्टर्स के नहीं है। तो 7 नहीं, 7 तो है, मैं याद कर लूं, 7 क्या है भला, 7 है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो वो डायरेक्टर के पूछ रहा है और मैक्सिमम पूछ रहा है। 10 क्या है, 10 का नंबर ऑफ मेंबर्स हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़े, शायद जब मर्केंटाइल लॉ में पार्टनरशिप पढ़े उसमें शायद 10 नंबर का कोई जिक्र आए। 50 कहां पढ़ा था हमने, 50 पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन वो प्राइवेट नहीं पब्लिक पूछ रहा है और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछ रहा है, मेंबर्स नहीं पूछ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। नॉट स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर के मैक्सिमम नंबर याद रखिए कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई नहीं किए हुए, पब्लिक के भी नहीं किए हुए, प्राइवेट के भी नहीं किए हुए। हाँ, जो प्राइवेट में सिंगल मेंबर कंपनी है उसका हमें पता है कि वो एक ही डायरेक्टर होता है।
7th क्वेश्चन, quorum for a meeting of directors of a listed company will not be less than quorum। अब देखें ऑप्शन चलने से पहले अच्छा स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, अपने जहन में उसका आंसर ले आता है। लिस्टेड कंपनी का quorum क्या था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1/3 or 4 विच एवर इज हायर था। तो 1/3 or 4 विच एवर इज हायर कौन सी ऑप्शन है हमारी, बी ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। ये नेक्स्ट 8 क्वेश्चन कह रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी ए पर्सन हु इज वेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये सारी पावर्स होती हैं मैनेजमेंट की। बीइंग ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिपोर्ट्स टू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के तौर पे वो किसको रिपोर्ट करेगा। आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एज्यूम डायरेक्टर होता है, वो रिपोर्ट किसको करेगा भाई, सिंपल असूल, जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है बंदा उसी को रिपोर्टेबल होगा ना। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टेबल होगा। वो क्या करे, मेंबर्स को रिपोर्टेबल होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, चेयरमैन ऑफ द कंपनी को भी नहीं रिपोर्टेबल होगा। यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द कंपनी से मुराद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको भी कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को अपॉइंट होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कंपनी सेक्रेटरी को भी नहीं अपॉइंट, वो रिपोर्टेबल, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 9 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन फॉरथकमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स एट लीस्ट। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमिंग जो इलेक्शन आएगा एजीएम उसमें फिक्स करने होते हैं डायरेक्टर ने। कब करने होते हैं, अब जरा रिकॉल कीजिए, मुझे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिकॉल मैं कर लूं, 35 दिन पहले डिसाइड करना होता है, 21 दिन पहले नोटिस भेजना होता है, 14 दिन पहले कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन अपनी देनी होती है, और 7 दिन पहले कंपनी ने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी इतला सारे मेंबर्स को देनी होती है कि भाई ये कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो चूंकि वो पूछ रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कब डिसाइड होते हैं, तो ये 35 डेज बिफोर इलेक्शन इन द एजीएम, बी ऑप्शन करेक्ट है, तब डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द पर्सन who may wish to contest election director are required to give notice of to the company at least। जो लोग कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं कब नोटिस देंगे, देखिए 21 दिन 35 दिन पहले कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं नंबर कितने होंगे, 21 दिन पहले वो मीटिंग वगैरह का और डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की नोटिस भेजते हैं मेंबर्स को। तो फिर नोटिस मिलने के बाद डिसाइड करते हैं मेंबर्स के कि कौन डायरेक्टरशिप बनने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो वो 14 दिन पहले उनके लिए लाजमी होता है 14 डेज बिफोर इलेक्शन अपनी नॉमिनेशन सेंड करे कंपनी को, और फिर कंपनी ने आगे उसके बाद 7 डेज बिफोर इलेक्शन इन नॉमिनेशन को मेंबर्स को सेंड करना होता है, ताकि मेंबर्स देख ले, डिसाइड कर ले कि हमने किसको वोट देना है। तो यहां पे चूंकि बात कर रहा है कि मेंबर्स ने कब अपने इंटेंशन का, विलिंगनेस का नोटिस देना है कंपनी को, वो 14 डेज बिफोर इलेक्शन है, बी ऑप्शन। 11 एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। हाँ मुझे याद आ गया, लिस्टेड कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी अगर बोर्ड की हो तो वो फिल करना रिक्वायर्ड है, 90 दिन के अंदर फिल करनी होती है। कौन फिल करेगा, डायरेक्टर्स। एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, यानी जल्द से जल्द करेंगे लेकिन कितने दिन तक के अंदर कर लेंगे उससे डिले नहीं होगा, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। पहली ऑप्शन ही 90 डेज वाली उसने दी है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वो डेज में हमें घुमाता है, डेज की मार मारता है। मैंने आपको शायद एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि कुछ ऐसे उसके टिपिकल तरीका वारदात है आईकैप का जिसपे वो हमें घेरता है। टाइप ऑफ कंपनी, इसके बाद टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, इसके बाद डेज वगैरह में। तो हमने जब किसी भी लीगल प्रोविजन को पढ़ना है तो ये डेज, परसेंटेजेस, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ कंपनी वगैरह, इनको खास तौर पे अंडरलाइन करके पक्का करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, किस टाइप ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होगा, बताइए जरा, याद है आपको? क्या हर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर ये पाबंदी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर पाबंदी है, कंपनी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप जरा अपनी बुक्स में से चेक कीजिए जाके कि क्या ये पाबंदी हर चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। 12 इन द केस ऑफ ए मटेरियल इरेगुलरिटी इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में मटेरियल इरेगुलरिटी आई, क्या हो सकता है? क्या इसको हम नल एंड वाइड करार कर दिलवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। कोर्ट के पास जाना पड़ता है, आपको पता है 3 कंडीशंस होती हैं, मैं रिकॉल कर लूं। कोर्ट के पास जाना पड़ता है, 10% मेंबर्स होने चाहिए और विद इन 30 डेज जाना पड़ता है। मे अप्लाई किस टू द कोर्ट विद इन कितने दिन में?
30 डेज में, 30 डेज ऑफ द इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये आपको मैं बता दूं, फिर तीन कोर्ट के पास हम पूरे लॉ में 3 सिचुएशन में जाते हैं। पहली सिचुएशन जब जनरल मीटिंग है उसकी प्रोसीडिंग्स को नल एंड वाइड करार देना हो, दूसरी सिचुएशन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देना हो, तीसरी सिचुएशन जब शेयर होल्डर के राइट्स की वेरिएशन को कैंसिल करार करवाना हो। और तीनों में इंटरेस्टिंगली जो रिक्वायरमेंट्स है वो तकरीबन सेम है, यानी इन सब में हमने मेंबर्स 10% पावर होनी चाहिए, कोर्ट में अप्लाई करेंगे, 30 डेज ऑफ द मीटिंग अप्लाई करेंगे जिसमें जो भी चेंज वगैरह हुआ है, और प्रूव कर देंगे जो भी इरेगुलरिटी हुई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, चूंकि डेज ही पूछे हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारी 12 में सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, Mr. M has given a request to the company to hold fresh election of directors upon acquisition of a sizable shareholding in the company that is public unlisted company। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में आपको पता है लिस्टेड कंपनी के लिए कमीशन के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने के लिए। यहां पे उसने कह दिया कि अनलिस्टेड कंपनी है। डायरेक्टर आर सपोज्ड टू प्रोसीड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर विद इन कितने दिनों में, फिर वही दिनों वाली बात छेड़ दी। तो बहरहाल हमें पता है कि एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में और इलेक्शन होल्ड करने में फर्क है। प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का मतलब डायरेक्ट अपना हिलना जुलना, अपनी जो कामकाज है वो इस मामले में शुरुआत आगाज कर देंगे। यानी हो सकता है कि डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने के लिए जो मीटिंग होगी उसका नोटिस सेंड कर दे। मीटिंग जो इलेक्शन होल्ड करना लाजमी नहीं है 30 दिन के अंदर, उस इलेक्शन को होल्ड करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देना लाजमी है। और कितने दिन के अंदर? 30 डेज में। करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। 14, a person cannot be appointed as director of a company if he is lacking fiduciary behavior and a declaration to this effect has been made by court at any time during preceding 5 years। सिंपल हमने प्रोविजन में ये पढ़ा हुआ है। और ये बताइए जरा, ये इनएलिजिबिलिटी जो है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है कि हर कंपनी के लिए है? हर कंपनी के लिए 5 years। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए यहां पे रुक के, ये तो हो गया लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर, उसके साथ है 5 साल पिछले। एक और भी प्रोविजन थी, मोरल टर्पिट्यूड वाली थी या शायद फ्रॉड वाली थी, उसके साथ भी टेन्योर था कोई, वो कौन सा था? क्या वो 3 साल था, वो 5 साल था कि 10 साल था? ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं नहीं बता रहा। अब आप जाके इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए कि किस किस प्रोविजन के साथ उसने टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, और क्या सबके साथ टाइम पीरियड 5 years ही है इनएलिजिबिलिटी में, या किसी के साथ 3 years या किसी के साथ 10 year भी है? या अब आपने खुद सर्च करके तो इसको याद रखना है। 15, डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर। ये तो हमें पता ही है। और क्वार्टर किसको कहते हैं भला? 3 महीनों को। तो 3 महीने में एक दफा मिलना लाजमी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो हमने प्रोविजन का रटा लगाया हुआ था। 16, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स की कहानी भी सुन लें। ये सिर्फ कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए आई के अपने बुक में डाले हुए हैं। एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं होता, सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए फिल इन द ब्लैंक्स को भी यूज किया जाता है। आई कैप ने अपनी बुक में डाल दिए, हमने भी जाहिर है फिर उसको कवर करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि आई कैप की बुक में जो भी एक एक चीज है वो आपको कवर करवानी है, छुड़वाना कुछ भी नहीं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी अटेम्प्ट करते हैं। 16, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा, यहां पे अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है बताइए जरा। वैसे पूछ नहीं रहा उसका, करंटली वो पूछना कुछ और चाह रहा है, लेकिन कोई भी टर्म जो मुझे अहम लगती है आपको पता है मैं आपके साथ वो डिस्कस जरूर करता हूं, एमसीक्यूज में हो, क्वेश्चन में हो, या के फिल इन द ब्लैंक्स में। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन है? ये वो डायरेक्टर है जब कोई मेन डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर 90 दिन से ज्यादा के लिए जाता है तो उसकी जगह पे अपॉइंट किया जाता है अल्टरनेट डायरेक्टर। याद है आपको? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर पॉसिबल है, कंडीशन के साथ। मेन डायरेक्टर 90 दिन से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर को। वो जाने वाला डायरेक्टर नहीं कहेगा कि अच्छा मेरी जगह पे इस बंदे को ले लो, ये ना उसे पैकेज से पकड़े और कहें जी मैं बाहर जा रहा हूं इसके डायरेक्टर बना दे। नहीं, डायरेक्टर्स के अप्रूवल से अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है। तो वो कह रहे हैं नो, कोई भी पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। अच्छा, उसने स्पेसिफाई नहीं किया हमारी बुक में, लेकिन याद रखिए मैंने आपको बताया था ये 5 लिस्टेड कंपनीज होती है, यानी कोई एक पर्सन
मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, और इस 5 को गिनने में हमने लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरीज को इंक्लूड नहीं करना। तो यहां पे क्या कह रहा है, हाउएवर दिस शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन ए सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड सब्सिडरी। आई के आपने वर्ड यूज किया, बात एक ही है कि लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी अगर है तो फिर हमने उस सब्सिडरी को काउंट नहीं करना। 17 in addition to the directors elected and appointed in a general meeting, the dash may also nominate director। कौन नॉमिनेट कर सकता है? अच्छा, नॉमिनेशन हो सकती है 2 लोगों की तरफ से, एक क्रेडिटर की तरफ से अगर उन्होंने कोई स्पेशल एग्रीमेंट किया है, और दूसरा ऐसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसकी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो नॉमिनी डायरेक्टर के केस में दोनों हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे समझ में क्रेडिटर भी आ रहा है और गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट भी आ रहा है। आगे देखते हैं, शायद वो क्लियर कर दे कि इन दोनों में से कौन सी चीज आएगी। ऑन बोर्ड ऑफ द कंपनी इफ दे आर एम्पावर्ड टू डू सो बाय विर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। याद रखिए, एग्रीमेंट क्रेडिटर के साथ किया जाता है कि आपके पास पावर आ गई, आपने हमें लोन दिया, शाबाश, अब हम आपको पावर दे रहे हैं कि आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पर्सन को डायरेक्टर नॉमिनेट कर दें ताकि वो आपके इंटरेस्ट को वॉच करता रहे, उसे हम नॉमिनेट डायरेक्टर कहते हैं। तो यहां पे इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आएगा बल्कि क्रेडिटर आएगा। और ये जहन में रखिएगा, मुझे याद आ गया नॉमिनेट डायरेक्टर के केस में कि जो नॉमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जब नॉमिनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो उसका टेन्योर क्या होगा, ये डिपेंड करता है प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे। यानी जितना पीरियड वो डिसाइड करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी खुशी है, वो डिसाइड कर सकती है। नॉर्मली डायरेक्टर्स का पीरियड क्या होता है भला? 3 इयर्स। अच्छा, एक और चीज याद आ गई, बताइए किस केस में डायरेक्टर्स का पीरियड 3 ईयर से कम हो सकता है? बताइए जरा सोच के। वो है केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाला। 18 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 3 years, however they may earlier resign from the office, casual vacancy shall be filled by the remaining। ये तो इजी था, 3 years है। 19 instead making a disclosure at separate intervals on each transaction, director may give a general notice regarding his interest in other body corporate or partnership in firm so that he may be considered as interested in any transaction contract arrangement entered into with these business। हाँ, तो डायरेक्टर, एक ऑप्शन तो यह हर ट्रांजैक्शन के साथ अलग-अलग नोटिस दिया जाए, एक जनरल नोटिस की भी ऑप्शन होती है, डायरेक्टर जनरल नोटिस भी दे सकता है। और जनरल नोटिस में क्या लिखा होता है कि वो एक कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में, पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होने का मतलब क्या है कि वो उसमें डायरेक्टर है या पार्टनर है या ओनर है, और इस कंपनी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनमें उसको इंटरेस्टेड समझा जाए। अगर आपने वो जनरल नोटिस की वर्डिंग पढ़ी हुई है तो ये एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आईकैप ने वर्ड यूज, मेरे ख्याल में यहां पे लफ्ज आना चाहिए जो बेहतर है, डायरेक्टर्स में गिव ए जनरल नोटिस रिगार्डिंग हिज इंटरेस्ट इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। आईकैप ने यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टरशिप, तो मेरे ख्याल में दोनों ही ठीक है, क्योंकि अगर वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर होगा फिर भी उसका इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्टेड ही समझा जाएगा। और अगर जेनेरिक टर्म यूज कर ली जाए इंटरेस्ट की, कि उसका दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ खुद दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट सिर्फ खुद डायरेक्टर बनने से नहीं हो सकता, बल्कि और चीजों में भी इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे अगर वो खुद डायरेक्टर नहीं है और स्पाउस डायरेक्टर है, इंटरेस्ट तो फिर भी आ गया, तो उस सूरत में भी तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो बहरहाल आईकैप ने यहां पे डायरेक्टरशिप का वर्ड यूज किया है। मेरे ख्याल में यहां पे डायरेक्टरशिप को स्पेसिफाई, वो तो सिर्फ एक केस है, उसकी बजाय हम जनरल वर्ड इंटरेस्ट का यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 20 लिस्टेड कंपनीज आर फर्दर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट टू हैंडल द ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कौन करता है? शेयर रजिस्ट्रार ही करता है, इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार। अब चेयरमैन को थोड़ी कहेंगे कि भाईजान आपने लिस्टेड कंपनी, हालांकि चेयरमैन को भी अपॉइंट करती है, उसको थोड़ी कहेंगे आप ट्रांसफर ऑफ शेयर को हैंडल करें। वो कहेगा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कहेगा उसे वो उसने करना है, या उसने रिव्यू रिपोर्ट देनी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। शेयर के ट्रांसफर और इससे रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाता है, जो हर लिस्टेड कंपनी के लिए लाजिम है। तो ये हमारे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी खत्म हो गए, और इसके साथ ही हमारे लेक्चर का ये हिस्सा भी अपने इख्तिताम को पहुंचा।